हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके जाऊंगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा। तो इस लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करेंगे और बात करने वाले हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो इस वीडियो में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग वगैरह की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क या सिलेंडर हो गया, इन सब की डेरिवेशन कवर नहीं करने वाला हूं। इसमें जो बात करेंगे मोमेंट इनर्शिया होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में बात करेंगे एंड नंबर 3 इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है पार्ट नंबर 6, आई थिंक शायद ये होना चाहिए। ओके, तो पार्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। नाउ व्हाट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया? नाम से मतलब क्या समझ में आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो, हर एक वर्ड के जो बेसिकली वर्ड होता है, वर्ड में उसका मीनिंग छुपा होता है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो और साइंटिफिक टर्म तो वैसे भी ऐसी होती है हमारी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? देखो, जहां पर मोमेंट आ गया ना, वो जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था? बेसिकली ये रहा। तो मैंने क्या किया था, रेडियस ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ली, ऐसे बॉडी को, इस बॉडी को ऐसे रोटेट करवाया था। नाउ दिस इज फोर्स लग रही थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, तो इसे कहते हैं टॉर्क, विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स। और ऐसे ही हमारे पास आया था बेटा, ये हमारे पास आ रहा है, मैंने मोमेंटम लगाया। नाउ दिस इज मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड दिस लीनियर मोमेंटम का जो आया वो आया PR। ये लास्ट 2 वीडियो मैंने कवर किए, लेक्चर जाके देख सकते हो। ये बात करिए टॉर्क की, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, इससे पहले जो वाला पार्ट कवर किया उसके अंदर। नाउ प्लेलिस्ट में देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, रोटेशनल मोशन 11th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी वीडियोस रोटेशनल मोशन की है। इसके अलावा भी बाकी चैप्टर कवर किए हैं, उन्हें भी देख सकते हो आप। नाउ हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, इनर्शिया क्या चीज है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहेगी, अगर इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये मोशन में आ जाएगी, अगर ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। मतलब दोनों केस में हुआ क्या है, इसकी स्टेट चेंज हुई है। समझ आया क्या हुआ है? तो जब हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है, वो अपने आप को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ remains in motion और रेस्ट। तो अगर कोई चीज रेस्ट पे रहना चाहती है और मोशन में रहना चाहती है तो उसे बोलते हैं इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहा था। तो न्यूटन जी ने कहा था कि अगर हम कोई बॉडी पे फोर्स लगाते हैं, मान लेते हैं कोई बॉडी चल रही है या कोई बॉडी रुकी हुई है, तो जो बॉडी रुकी है वो रुकना चाहती है, जो बॉडी चल रही है वो चलना चाहती है। और यही रीजन है कि जब हम बस में जाते हैं और बस एकदम से चलती है तो हमें पीछे की तरफ जर्क लगता है, लेकिन अगर बस वाला या गाड़ी वाला सडनली ब्रेक लगाता है तो हम आगे की तरफ जाके गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मोशन में रहें, हम आगे जाना चाहते हैं, लेकिन बस क्या करती है, हमें रोकती है, जिसकी वजह से हमारा आगे का हिस्सा आगे चला जाता है और जो पीछे का हिस्सा है वो बस में टच होता है वो पीछे आ जाता है, जिसकी वजह से हमें एक जर्क देखने को मिलता है। नाउ दिस इज इनर्शिया। तो इनर्शिया से आया है। इनर्शिया क्या होता है कि बॉडी की टेंडेंसी उसको रोकने के लिए। तो बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही कहता है बेटा, जो इनर्शिया वहां पे कहता था, वहां इनर्शिया था, लीनियर मोशन था, यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रोटेशनल मोशन है। तो रोटेशनल मोशन में रहने के लिए जो क्वांटिटी लेते हैं वो होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं बेटा हमने एक व्हील लिया और हमने एक ये पेन ले लिया, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो रेड पेन दिखाई दे रहा है बेटा बटरफ्लो का, ठीक है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब इस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगी। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, मैंने फोर्स लगाया, ये फिर भी चल रहा है, रुका कैसे? ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वजह से रुका हुआ, या एयर फ्रिक्शन की वजह से रुका होगा। नाउ मैंने फोर्स लगाया, ये मैंने फोर्स लगाया, ये चलता जा रहा है। तो ये क्यों चल रहा है? अगर मैं बात करूं, मैं एक बार घुमाया लेकिन ये घूमता जा रहा है, क्यों? रीजन क्या है इसका? अगर मैं एक बार घुमाता हूं तो ये घूमता जा रहा है, क्यों? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई बॉडी, मान लेते हैं बेटा ये मार्कर है,
इस मार्कर में मैंने फोर्स लगाया, ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा और अगर फ्रिक्शन भी ना लगे तो जो चलता जाएगा ये क्या है, इनर्शिया। और ये जो रोटेशनल में आ गया, इसी चीज को सेम अगर मैं रोटेशनल में करूंगा तो ये क्या आ गया हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। खत्म बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो हर एक मतलब यहां पे जितने ही पॉइंट हो, बेटा अमेज़न दिखाई दे रहा है, मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये, देखो अब ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, कहां से, सेंटर से, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन थे, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग है, तो हर एक पॉइंट अपने हिसाब से घूमेगा। मतलब इसकी बात करें, ये इतनी बड़ी रेडियस लेगा, ये इतनी बड़ी रेडियस लेगा, तो हर पार्टिकल इसमें अलग मतलब ऑब्वियस है कि अलग मूवमेंट है, बेसिकली अलग। अभी क्या चीज़ है वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। तो देखो होता क्या है, बेसिकली मैंने एक बॉडी ली, से मैंने बेटा ये बॉडी ली है, नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो बेटा यहां से इसको 3D डायग्राम देने के लिए मैंने ये किया है। अभी जो रोटेट करेगी ये इधर रोटेट कर रही है, मतलब अब ये जो रोटेशन हो रही है ये क्या होता है, ओमेगा। मैंने बताया था बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो क्या हो रहा है, एंगल चेंज होता जा रहा है पर यूनिट टाइम में, तो उसे बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या किया, यहां पे मास ले लिया, से m1 m2 m3, बहुत सारे मास ले लिए ना। एक काम करते हैं, 2 बार मतलब 2 ही मास लेते हैं, फिर आगे, क्योंकि फर्क कोई नहीं पड़ना, मैं 2 मास से करवा रहा हूं। देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है यहां पर, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अगर इसी में ही हमारे पास अलग अलग मास हो जाए, ये हमारे पास m3 है, ये mn है, यहाँ का डिस्टेंस r1 है, यहाँ का डिस्टेंस r2 है, यहाँ का डिस्टेंस rn है, यहाँ का डिस्टेंस r3 है। हर एक पार्टिकल का जो कि बॉडी के अंदर होता है, उसका हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग होता है। तो मैंने क्या किया, सबको प्लस कर दिया, सो m3 r3 स्क्वायर प्लस m होने लिए तो प्लस अप टू प्लस mn rn का होल स्क्वायर अपॉन, नहीं जरूरत नहीं है इसमें अपॉन की, अपॉन आगे करेंगे हम। हाँ तो क्या हुआ बेसिकली, तो इनर्शिया को एक तो मैं ये डिफाइन करता हूं, देखो अगर मैं बोलूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो सिंपल सी बात है बेटा, I इज इक्वल टू, मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे बेटा m1, मतलब ये बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सारी बॉडी का। अगर मान लेते हैं बेटा सबका मास सेम है, अगर मान लेते हैं इफ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू एंड अप टू mn, तो होगा क्या, I इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई हो गया m, कितनी बार है, n बार, क्योंकि देखो हर एक का मास m है और कितने पार्टिकल है, ये n पार्टिकल, तो मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब I इज इक्वल टू m r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn स्क्वायर। इनका एवरेज अगर मान लेते हैं बेटा कि देखो ये तो था हमारे पास, अगर अलग अलग पार्टिकल को लूं, अगर मेरे पास कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं सिंपल एक पार्टिकल है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल क्या होगा, I इज इक्वल टू m r स्क्वायर। चलो वो भी देख लेते हैं, एक काम करते हैं वो भी देख लेते हैं, चलो या इसी में कर दें, इसी में कर देते हैं बेटा। तो I इज इक्वल टू टोटल मास मेरे पास m आ गया, अगर हर एक मास का सेम हर एक पार्टिकल का सेम मास है तो ये आ जाएगा। ना यहां पे क्या कर सकता हूं, आर आई का स्क्वायर समेशन लगा दिया, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक। नाउ दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा दो तरह से डिफाइन करते हैं हम, एक तो सिंपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rigid body is defined as the sum of product of mass and square of distance from the axis of रोटेशन ऑफ इंडिविजुअल मास। मतलब हर एक पार्टिकल, हर एक मास जो बॉडी के अंदर है उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से आ गया। अगर बेटा ध्यान रखो, अगर ये मान लो मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे
v होएगी सबकी, ठीक है। इसकी v1 है मान लो, इसकी v2 है, इसकी v3 है, इसकी v4 है, क्योंकि सबकी डायरेक्शन अलग होगी, हर एक डायरेक्शन अलग होगी। रीजन बताता हूं क्यों, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक पार्टिकल यहाँ इधर जाएगा, एक पार्टिकल यहाँ ही जाएगा, देखो दोनों की में डायरेक्शन, तो दोनों में डायरेक्शन का थोड़ा थोड़ा फर्क हो सकता है। ये भी बेटा कंडीशन पे डिपेंड करता है, देखो ये भी पक्का नहीं है, ये जब हमें न्यूमेरिकल दिया होगा तो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं। नाउ तो मैंने क्या बताया बेसिकली कि जैसे इनर्शिया काम करता है बेटा लीनियर मोशन में, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया काम करता है एंगुलर मतलब रोटेशनल मोशन में। इनर्शिया की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को मोशन में रखने के लिए या किसी भी चीज को रोके रखने के लिए, और यही चीज हमारी क्या होती है, रोटेशनल मोशन में काम करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मान लेते हैं बेटा अगर एक, मैंने बताया था तुम्हें डिस्क है, सिंपल ये डिस्क है हमारे पास, तो अगर मैंने इसको लगाया और ये रोटेट, देखो फोर्स लगाने के बाद भी रोटेट करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। तो रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर इसकी वजह से, ये जो डिस्टेंस की वजह से, मतलब एक तो पार्टिकल्स है, मतलब इसके रेडियस की वजह से और इसके मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है इसको। नो देखो जैसे मान लेते हैं बेटा अलग अलग मतलब एप्लीकेशंस होती है इसकी, जैसे मान लेते हैं अगर गाड़ी है, साइकिल है, तुम साइकिल पे अगर पैडल मारना बंद कर दो तो क्या साइकिल रुक जाती है, नहीं। क्यों, क्योंकि जब वो चलती रहती है तो उसकी वजह से उसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से वो चलती रहती है, बट फ्रिक्शन की वजह से हमें एक फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली रुक जाएगी, क्योंकि ओपोज करती है फोर्स। क्लियर है। साइकिल बेटा ऐसी चीज होती है, साइकिल रोटेशनल मोशन भी देती है, लीनियर मोशन भी देती है। साइकिल रोड पे आगे भी चल रही है, लेकिन अगर ध्यान दो तो पहिया उसका ऐसे ऐसे भी चल रहा है, रोटेट भी कर रहा है, तो उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों देखने को मिलते हैं। दोनों, साइकिल चल रही है, साइकिल में हम पैडल मार रहे हैं, अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये पैडल मतलब अब साइकिल अपने आप चलती रहती, कभी ना रुकती, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। क्लियर है। और वही बॉडी अगर फर्श पे तुम धक्का मार देते, अगर फ्रिक्शन ना होता तो बॉडी चलती रहती। मतलब जो वहां इनर्शिया कर रहा है लीनियर मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन में, वही रोटेशनल में कौन कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहां पे क्या था, सिंपल m मास था, और यहां पे क्या हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया साथ में। तो जो चीज लीनियर में मास थी, यहां पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास। क्लियर है। नाउ अब देखते हैं बेटा रोटेशनल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो अगर मैं सिंपल सी चीज बताऊं, काइनेटिक एनर्जी तो स्पीड की वजह से आती है। अगर हम बेसिक सी चीज देखें, कोई भी चीज अगर मोशन में होगी तो उसके अंदर क्या चीज पोजेस करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। नो, अगर वेलोसिटी v है, अगर वेलोसिटी v है तो वो लीनियर है, तो लीनियर काइनेटिक मतलब लीनियर वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसे आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से। तो सिंपल जो हम अब देखने जा रहे हैं बेटा, वो देखने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ अगेन बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बहुत सारे मास ले लिए, m1 ये ले लिया मैंने, m2 और ये ले लिया मैंने m3 और यहां पे कहीं ले लिया mn। तो ये डिस्टेंस आ गया r1, ये डिस्टेंस आ गया r2, ये डिस्टेंस आ गया r3 और ये डिस्टेंस आ गया rn। हर एक मास का मतलब वेलोसिटी अगर बात करें तो इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी, इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसकी वेलोसिटी इधर होगी। सबकी वेलोसिटी, इसकी v1 है, डायग्राम बड़ा बनाओ, समझ आ रहा है, वैसे तो समझ आ रहा होगा बेटा। एक काम करता हूँ, नेमिंग थोड़ी सी अलग कर देता हूँ, अलग मार्कर से कर देता हूँ। ये v1 है, अगर यहाँ पे बात करें तो v2 है, और यहाँ बात करें तो बेटा vn है, और यहाँ पे बात करें तो v3 है। तो हर एक पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी है। ये सेम पार्टिकल मैंने पहले ही बनाया था। मतलब कुछ ऐसा है बेटा, देखो ये बॉडी है, मैंने इसके अंदर कुछ मास ले लिया, से ये रहा, ये ले लिया मैंने r1, ये ले लिया मैंने r2, ये ले लिया मैंने r3। तो इसकी वेलोसिटी अलग है, इस पार्टिकल की अलग है, इस पार्टिकल की अलग है। देखो ध्यान से, हर एक वैल्यू की हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है बेटा। एज्यूम किया होता है कि इसके अंदर पार्टिकल ये है। नो, हर किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। जो रोटेटिंग बॉडी है, सिंपल अगर काइनेटिक एनर्जी देखो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ, अब
ऐसा करते हैं, अप टू कर लेते हैं, अप टू प्लस हाफ mn vn का स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होता है, लेकिन हर किसी को हमने क्या करना है, लीनियर को एंगुलर में चेंज करना है। तो यहां पे भी क्या करने वाले, v को चेंज करेंगे एंगुलर में। तो ध्यान देंगे बेटा, एज v1 इज इक्वल टू ω1 r1, लेकिन ध्यान दो, और दूसरे का चलो v2 इज इक्वल टू r2 ω2, v3 इज इक्वल टू ω3 r3। अब एक चीज ध्यान दे बेटा, क्या इसका ओमेगा चेंज है? नहीं, हर एक पार्टिकल सेम एंगल बनाएगा, चाहे वो पार्टिकल यहां हो चाहे वो पार्टिकल यहां हो। अगर वो यहां से लेके यहां तक गया, मान लो यहां से यहां तक गया, तो एंगल क्या बनेगा दोनों में? सेम। क्लियर हुआ? अगर वो यहां से लेके यहां तक जाए या यहां से लेके यहां तक जाए, एंगल क्या बनेगा? सेम। मतलब सेम टाइम में सेम डिग्री ही कवर करेगा। दोबारा देखते हैं बेटा इसको, अगर कोई पार्टिकल यहां है और यहां है, ये पार्टिकल मान लो यहां चला गया, तो कुछ ऐसा एंगल बनेगा थीटा। तो उस टाइम में ये पार्टिकल यहां से यहां जा पाएगा, ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, उसको कवर करने के लिए, मतलब सर्कुलर मोशन में करने के लिए। तो इसकी स्पीड अलग है, इसकी स्पीड अलग है, लेकिन दोनों की एंगुलर स्पीड अलग होगी। क्यों? सेम होगी। क्यों? क्योंकि सेम टाइम में सेम थीटा कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, ω1 और ω2 और ω3, मतलब ओमेगा सारा सेम रहेगा। वैल्यू पुट करते हैं, तो k इज इक्वल टू हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस प्लस अप टू प्लस हाफ mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। मैं इसमें से ओमेगा और हाफ को कॉमन लेने वाला हूं, तो k इज इक्वल टू, मैंने हाफ ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू प्लस mn rn स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? mr स्क्वायर, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो ये होता है हमारे पास। अब ध्यान से देखो, ये क्या चीज है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो k इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला आ गया, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई ओमेगा स्क्वायर। ध्यान देंगे बेटा, मैंने बताया था वहां पे जो इनर्शिया होता है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया वहां पे मास, बेसिकली इनर्शिया क्या होता है? मेजर ऑफ इट्स मास। तो मास और जो v होता है वो क्या होगा? ओमेगा। तो आई रिप्लेस हुआ, मतलब बेसिकली मास रिप्लेस हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और v रिप्लेस हुआ ओमेगा से। तो वहां पे क्या था फॉर्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर, यहां आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दिस इज इक्विवेलेंट टू मास एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। तो ये थी हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब समझते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो, अब बात करेंगे हम रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में, या जायरेशन भी बोलते हैं इसे। तो तुम्हें जो मन करे वो बोल सकते हो, साइंस है, इंग्लिश नहीं है। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा बेटा डेफिनेशन के साथ। जो डेफिनेशन होगी तुम उसको मतलब एक्चुअल में फील कर पाओगे। जो डेफिनेशन है हमारी उसे एक्चुअल में फील कर पाओगे। फील ना करा तो अगली वीडियो मत देखना मेरी, वैसे भी तुम कौन सा देखते हो। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? बेसिकली एक बॉडी होती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे मास होते हैं। ये रे अगेन बेटा, ये बॉडी है और बॉडी के अंदर बहुत सारे मास होते हैं। मुझे नहीं पता इसमें से एवरेज रेडियस क्या लूं मैं। अगर ध्यान से देखो बेटा, मैंने क्या बोला है? R1 ये रही, R2 ये रही, R3 ये रही, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, Rn है, बट मैं एवरेज किसको लूं? R1 को लूं, R2 को लूं या R3 को लूं? तो इन सब का रेडियस का मीन निकाल देता हूं मैं, और उस मीन रेडियस को बोलता हूं रेडियस ऑफ गायरेशन। और मैं मान लेता हूं कि वो जो मेरी एवरेज रेडियस आई है, वहीं पे मेरा सेंटर ऑफ मास प्लेस किया गया है। मतलब ये है बेटा, बहुत सारे मास है, इन सब का मास का मैंने मीन इन सब का रेडियस, ये जो इतने भी रेडियस है, इन सब का रेडियस का मैंने मीन निकाला। तो मान लेते हैं बेटा, एक रेडियस आई मेरे पास यहां पे, इस पॉइंट पे। तो जो यहां पे रेडियस आई है, मैं मान लूंगा कि यही इसी पॉइंट पे सारी की सारी बॉडी का मास भी कंसंट्रेटेड है। तो ध्यान से देखते हैं,
तो मैंने क्या किया बेटा, वही सेम बहुत सारे मास ले लिए। नो, अगर बहुत सारे मास लिए हैं तो ये बॉडी है हमारे पास, मैंने क्या किया, ये मास लिया तो ये m1 है और r1 डिस्टेंस है। ऐसे मैंने ये लिया तो m2 है, यहां से r2 है, यहां से मैंने ये लिया विच इज इक्वल टू mn और रेडियस आ गई rn। क्लियर है? तो मैं क्या करने वाला हूं यहां पे, देखो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ना। I इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 चलो अप टू कर लेते हैं, अप टू mn rn स्क्वायर, यही आएगा। नाउ मान लेते हैं बेटा, मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि सबका मास सेम है, मैंने हर एक बॉडी का मास सेम लिया है, तो क्या आएगा यहाँ पे, और पार्टिकल कितनी बार, n बार। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, n से मल्टीप्लाई करूंगा, n से डिवाइड करूंगा। जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान देना, m1 या सबका अगर मास सेम है तो m मल्टीप्लाई n, मैं एवरेज ले लेता हूं, इनटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस rn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो क्या हुआ, एक मास इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, एक मास एक n इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और एक n इसके साथ डिवाइड हो गया। सो I इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, कैपिटल M। नाउ दिस इज सेंटर ऑफ मास कह सकते हैं हम, या फिर मास ऑफ द बॉडी, कंप्लीट बॉडी का ये मास है, एंड दिस इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो ये सारी की सारी मैंने वेयर K इज रेडियस ऑफ गायरेशन, K क्या है यहां पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो K इज इक्वल टू अंडर रूट r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस अप टू r n का होल स्क्वायर अपॉन n। ये आ गया हमारे पास रेडियस ऑफ गायरेशन, और m आ गया हमारे पास टोटल मास बेसिकली। क्लियर है? नो, अगर मैं इसको ध्यान देना, नो सिंस I इज इक्वल टू m r स्क्वायर, क्या आएगा, m r स्क्वायर। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, m r स्क्वायर इज इक्वल टू m k स्क्वायर। तो बस यही तो आया, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर। मतलब ये कह रहा है कि जो r स्क्वायर आया है, मतलब पूरी बॉडी का जो होल मास है वो कहां पे कंसंट्रेट है, r पे। वो कहां कंसंट्रेट है, r पे, क्योंकि मैंने I की वैल्यू क्या ली है, r स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली ये r क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास है। तो ये सारा का सारा मास इस सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड है। तो मैंने I की वैल्यू m सेंटर ऑफ मास करी, एंड K स्क्वायर इज इक्वल टू r सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। नाउ दिस K स्क्वायर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जो बेसिकली ऑफ, एक सेकेंड, इसके लिए स्पेशल एक वर्ड यूज होता था, ये याद नहीं आ रहा, हाँ बस ये वैल्यू या फिर डिस्टेंस लगा दो, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर करो, फिर उसका मीन करके रूट कर दो। डिस्टेंस मतलब सबका डिस्टेंस लिया, स्क्वायर सबका स्क्वायर किया, मीन किया सबका मीन निकाल दिया, और रूट उसके ऊपर रूट लगा दिया। तो के की वैल्यू मेरी आ गई, और के को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। बेसिकली क्या होता है, जितने पार्टिकल्स दिए सबकी रेडियस का स्क्वायर करो, मीन करो और अंडर रूट कर दो। तो ये वो बता रहा है, मतलब ये बॉडी की एक्चुअल रेडियस बता रहा है, मतलब एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा, और डेफिनेशन को फील करना जो मैंने करवाया है। नाउ वो कह रहा है, सबसे पहले तो बेटा यही वाली डेफिनेशन बताएगा वो, जो ये बता रहा है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन मे बी डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है उनका मैंने रूट मीन स्क्वायर कर दिया। एक तो ये डेफिनेशन है, तुम इसके साथ बता सकते हो कहां चला गया, ये फॉर्मूले के साथ। अब हम बात करेंगे बेटा जो डेफिनेशन डेरिवेशन से पहले दी जाती है, the distance from the axis of rotation, the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated, मतलब एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक डिस्टेंस लिया जहां पर होल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड
its moment of inertia about a given axis would be same with the actual distribution of mass. मतलब ये कह रहा है कि अगर इन सब का मास करके, मतलब इन सब का मास से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, वो इक्वल होगा अगर मैं एक सिंपल रेडियस ले लूं, मतलब रेडियस बेसिकली सेंटर ऑफ, मतलब रेडियस ले लूं, बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन ले लूं, और ये सारा बॉडी का मास वहां इक्विवेलेंट मतलब कंसंट्रेटेड हो, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला इसके इक्वल होगा, मतलब m के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये बताना चाहता है, मतलब होल ऑफ द मास अगर यहां पे रखा हुआ है और k डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा अगर मैं सारी की सारी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा, उन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। क्लियर है? तो ये कहता है रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब ये है द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर होल ऑफ द मास ऑफ द बॉडी वेयर कंसंट्रेटेड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द बॉडी। क्लियर? तो जो बॉडी की जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल आएगा बिल्कुल अगर हम कोई पॉइंट ले और वहां पर होल ऑफ द मास वेयर कंसंट्रेटेड हो। तो ये थी रेडियस ऑफ गायरेशन। अब कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करते हैं। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन तो बेटा हमसे अभी नहीं होंगे। रीजन ये है क्योंकि मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें नहीं बताया। अगर वो सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें निकाल के नहीं दिखा पाऊंगा। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई छोटा सा एक सिंपल सा कंसेप्ट नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। बट हमने क्या किया है सिर्फ आज कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है। अब हम निकाल के देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, ये सारी चीजें, रेक्टेंगल का कैसे आता है। तो ये सारी चीजें हमने एक एक करके कवर करनी है। एक ही वीडियो में सारी की सारी कवर करता तो बेटा बहुत खिचड़ी पक जाती है और समझ कुछ नहीं आता तुम्हें। इसलिए मैं क्या करता हूं, इन वीडियोस को टुकड़ों में बांट देता हूं ताकि तुम एक एक लेक्चर देख सको। तो हम करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होगी, एंगुलर वेलोसिटी दी होगी, तो वो बस उतना देख सकते हैं हम, एक न्यूमेरिकल। क्लियर? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं नहीं बता पाऊंगा बेटा अभी कि डिस्क का क्या होता है और रिंग का क्या होता है, वो मैं बताना भी नहीं चाहता अभी। जब उसकी डेरिवेशन निकालूंगा तब एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा बिल्कुल बेसिक से ले जाके। अभी हम इसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो जो मैंने करवाया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करवाया था मैंने इसके बीच में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। कुछ नहीं करना बेटा, हर एक वैल्यू को लीनियर से एंगुलर में चेंज कर दो बस। वहां पे एम वी स्क्वायर था, यहां है आई ओमेगा स्क्वायर। क्यों? आई इज इक्वल टू एम एंड ओमेगा इज इक्वल टू वी। सिंपल। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया है, अ व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 आरपीएम। तो ओमेगा दे रखा है हमें 1000 आरपीएम, सॉरी न्यू दे रखा है हमें ये। तो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें कि व्हील इज रोटेटिंग एट अ रेट ऑफ 1000 आरपीएम एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 10⁻6 जूल। जो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है 10⁻6 जूल। नाउ वो बोल रहा है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई निकालो अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दिया है। हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले बेटा इसको झेलो। ये क्या चीज है, देखो ओमेगा होता है 2πn/60 सेकंड में करने के लिए। तो 2 अगर आरपीएम में वैल्यू दियो तो, क्योंकि पहले आरपीएस में करनी पड़ेगी ना, आरपीएस में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, और या न्यू आएगा, सॉरी न्यू लिख दो या एन लिख दो, बात एक ही है। देखो मैं तुम्हें कंसेप्ट बताता हूं क्या है। अगर मैं इसको आरपीएस में करता हूं तो 1000/60 करना पड़ेगा मेरे को ना। दिस वैल्यू इसमें आ गई आरपीएस में। अब आरपीएस में चेंज किया तो 2π न्यू लगा दूंगा, तो 2π न्यू कितना आ गया मेरे पास 1000/60। एक तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक, कंसेप्ट वाइज अगर एक एक चीज को लेके चलोगे। या सिंपल जो मैं फॉर्मूला लगाता हूं 2πn/60, मतलब आरपीएम को सीधा कन्वर्ट कर देगा ये ओमेगा में। तो 2πn कितना है हमारे पास 1000/60। देखो बात सेम आई है, कोई फर्क नहीं आई है। बस वहां पे क्या किया, फ्रीक्वेंसी हमें मिनट में दे रखी थी, रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखे थे, मैंने उसको पहले सेकंड में किया और इसके बाद फिर ओमेगा निकाल लिया। यहां पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया 2πn/60। बेटा ये फॉर्मूले सारे पता लगेंगे जैसे जैसे तुम न्यूमेरिकल करते रहोगे। तो हमारे पास ये आ गया ओमेगा की वैल्यू ना, हमें पता है हमें निकालना क्या वैसे
मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, जरूरत नहीं है इसकी, आई ओमेगा स्क्वायर लगाओ सीधा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी है, 10⁻6 इज इक्वल टू हाफ, आई हमें निकालना है, ओमेगा स्क्वायर मतलब 2π1000/60 का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान देंगे बेटा, आई इज इक्वल टू तो 2 × 10⁻6 × 60 इंटू 60 ओवर 2 × 2 × पाई का स्क्वायर इंटू 1000 इज 10⁻6। क्या करा मैंने ये वैल्यू यहां मल्टीप्लाई की, इसका 60 × 60 कर दी नीचे। देखो सिर्फ क्या करो, कोशिश किया करो कि जितनी भी कैलकुलेशन होती है वो कैरी फॉरवर्ड करते रहा करो। इन्होंने ओमेगा निकालने के लिए नहीं बोला, मैं ओमेगा क्यों निकालूं, फालतू में दिमाग क्यों खराब करूं, इन्होंने बोला आई निकालो। तो क्या करोगे, सिंपल जो कैलकुलेशन है इसको यहीं छोड़ो और इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहो और एंड में जाके फिर कटम कटाई करेंगे। जैसे 10⁻6 से 10⁻6 गया, 2 से 2 गया और 2 से 3 गया, तो यहां पे ये आ गया एंड पाई स्क्वायर। तो आई की वैल्यू आई हमारे पास 3/6, तो यहां आया 1800/पाई स्क्वायर। ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको ऐसे छोड़ते हो या फिर सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ऑब्वियसली 22/7 करना पड़ेगा या फिर पाई को 3.14 लेना पड़ेगा। तो 3.14 लूंगा तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली, ध्यान देना बेटा, अप्रॉक्सीमेटली आंसर निकालते हैं। आई इज इक्वल टू कुछ और तो नहीं रह गया, देख लेते हैं, 10⁻6 ठीक है क्या। नाउ 1800 अपॉन क्या है, 3.14 का स्क्वायर, 3.14 का स्क्वायर, ध्यान देना 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 आ गया तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकता हूं मैं। तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आया 1800/10, इससे कटा तो आई की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 180। देखो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, तो एम क्या होता है केजी और ये होता है मीटर स्क्वायर में, इसका मतलब इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी केजी मीटर स्क्वायर। तो समथिंग आंसर आना चाहिए हमारे पास 180 केजी पर नहीं, ओनली मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। बेटा एसआई यूनिट यही होती है, शायद मैंने एसआई यूनिट नहीं बताई थी तुम्हें, चलो अब बता दी न्यूमेरिकल के साथ। ये आ गया हमारे पास। और काइनेटिक एनर्जी ऐसे ही बेटा छोटे छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बड़े न्यूमेरिकल होते हैं, वो मैं बाद में कवर करूंगा, ठीक है। अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेसिक पे ही जिंदा रहते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, वहां पे हम जरूर करेंगे जो भी हमने सोच रखा है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। बेटा फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अगेन कॉपी किताब लेके बैठा करिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। बेटा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और वीडियो को स्प्रेड करो, सपोर्ट करो और कोशिश करो कि मतलब जिसको वीडियो की ज़रूरत है उन तक पहुंचाओ। बहुत लोग होते हैं कोचिंग करते हैं लेकिन उनको समझ नहीं आता, इंस्टीट्यूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नामी इंस्टीट्यूट है जिसके बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं और वो जाने के बाद वहाँ जाते हैं, इसके बाद फिर वापस आते हैं, कहते समझ नहीं आया, और फिर वो ज्वाइन करते हैं। तो फिर वहाँ पे जाके तुम्हें इतना पैसा खराब करने, फिर तो एक बार ट्रायल ले लो, या तो ठीक है कोशिश करो कि जहाँ से समझ आए, क्योंकि जिस टीचर का समझ आता है तुम तरीका नहीं चेंज कर सकते, तरीका चेंज करोगे तुम्हें समझ आना बंद हो जाएगा। तो जिस टीचर का समझ आता है उसी टीचर को पास रखो, अगर नहीं समझ में बेटा दूसरे टीचर के पास जाओ, क्योंकि दोनों का तरीका अलग होता है, ठीक। कुछ बच्चे होते हैं कि ऑनलाइन भी पढ़ते हैं फिर ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, वो अलग टीचर ये अलग टीचर, बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो किसी एक टीचर को फॉलो करो, ठीक है, और फिर सेल्फ स्टडी करो और फिर देखो रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।